ना हो, जिसकी आंखें नम ना हो, हृदय में बातें कम ना हो, सफलता मिलने पर अहम ना हो, ऊंचाइयों पर पहुंचकर भ्रम ना हो, जिसकी लेखनी से अपनत्व का एहसास ना हो, दूर होकर भी बातें पूरी कह जाए और अधूरा होके भी जिसके माथे पर शिकंज ना हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा इशारा आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस सेगमेंट की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सेगमेंट कलम में है दम की, जो हर हफ्ते हम लोग आपके लिए लाते हैं और उसमें आपको रूबरू करवाते हैं लेखक लेखिकाओं से, उनकी रचनाओं से। और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे निशा माथुर और शिल्पी पचौरी से। आप दोनों का स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। निशा जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि वर्तमान समय में आप क्या करते हैं? मैं एक साहित्यकार तो हूँ ही, तो बदस्तूर लिखना मेरा जारी रहता है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से नमस्ते जयपुर से मेरा एक सिग्नेचर है और सुप्रभात संदेश में वो लिखती हूँ और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको संदेश भेजती हूँ। इसके अलावा अभी मेरा फाउंडेशन है खुद का, तो उसमें मैं ऑटिज्म बच्चे जो हैं, कैंसर वॉरियर्स और निःशक्त जन हैं, उन सब लोगों के लिए मैं अभी प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो उसी के अंदर ही मेरा पूरा दिन वर्किंग में निकल जाता है और घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं ही हैं, तो इसी तरह से काम चलता रहता है। शिल्पी जी, आप भी हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं बहुत हंसमुख हूँ और चंचल हूँ और साथ ही एक पंक्ति को हमेशा याद रखती हूँ कि खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांटाएं। पर मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, साथ ही मैं निरंतर साहित्य क्षेत्र में काफी सक्रिय रहती हूँ। कई जगह मैं काव्य पाठ भी करती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, गजल लिखती हूँ और खासतौर पर मेरे आसपास जो घटित होती हैं, जो चीजें मतलब एकदम दिल को छू जाती है, मैं उन पर अपनी रचनाएं लिखती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका रुझान किस तरह की रचनाओं की ओर रहा? जैसे कि प्रेम वाली कविताएं और कुछ रिश्तों पर मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ। अच्छा निशा जी, अब आपसे सवाल है हमारा कि आपका जो ये लेखन है वो कब से शुरू हुआ, कौन सी उम्र से शुरू हुआ? मोनिका जी, मेरा लेखन जो है कॉलेज टाइम से शुरू रहा। बहुत डायरियां भरी हैं, तो उस समय जो कच्चा कच्चा सा लिखा जाता था, हिंदी भी, हालांकि मैं हिंदी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो बहुत अच्छा लगता था उस समय भी लिखना। लेकिन वो जो उस समय का लेखन होता था वो भी हमें बहुत प्यारा लगता था कि हमने आज ये लिखा। हम उस लाइनों को पढ़ करके बड़े मुग्ध होते थे अपने आप पे। लेकिन आज समझ में जब हम देखते हैं, जब हम इतने आगे बढ़ते गए हैं लेखन में, तो हम पुराने जमाने की जब चीजों को देखते हैं तो लगता है हाय, हम इस तरह से लिखते थे। तो लेकिन हाँ, उस समय का दौर था, हाँ, उस समय का आपका टाइम था, हाँ, वो उम्र थी, तो उम्र थी, हाँ, जो सोच होती है वो वही उतार सकते हैं कागज पे। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके शादी हुई, फिर परिवार के अंदर जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, तो उस समय कई समारोह आते गए। तो मेरे रिश्तेदारों को तो मैं अपनी रचनाएं लिख करके भेजती, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की बखूबी जैसा उनका व्यक्तित्व है उस पर मैं लिख करके, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो लोगों को इंतजार रहता था कि हमें ये गिफ्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो बस इसी तरह से एक दिन डायरी देखी मेरी भांजी ने, तो उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा लिखते हो मामी, तो आप इसको सोशल मीडिया पे डालो। सोशल मीडिया पे मैंने उसको पोस्ट किया। तो मेरी मदर की डेथ के बाद मैंने एक रचना लिखी थी तुरंत बाद, तो वो सबने बहुत सराही। और उसके बाद मुझे किसी ने ग्रुप में ऐड किया, तो ग्रुप के माध्यम से हमें रोज प्रतिदिन नए नए सब्जेक्ट मिलते थे। तो लिखने का शौक उस समय इतना चरम सीमा पे था कि कभी रचनाएं प्रथम आती, कभी द्वितीय आती, तो वो उत्साहवर्धन बढ़ता गया। तो इसी तरह से लेखनी मेरी शुरुआत हुई लेखन। शिल्पी जी, आप भी बताइए थोड़ा बहुत कि आपने शुरुआत की यहाँ से की और इस तरह से आगे बढ़ते गए। मेरी शुरुआत विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर हुई थी। वहीं से मैंने स्लोगन और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मैं अक्सर भाग लेती थी। तो जब स्लोगन लिखने लगी तो लगा दो लाइन काफी अच्छी है, इनको बढ़ा सकते हैं। तो फिर मैं कविताओं की ओर मेरा रुझान हुआ। और साथ ही मुझे जैसे आसपास जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, वह अधिकतर मैं देखती हूँ वो अकेले रहते हैं और उनको छोड़ के आजकल आप देखते विदेशों में पलायन हो रहा है, तो वो चीज मुझे बहुत छू गई थी। तो मेरी एक जो रचना बनी, मैंने उसको नाम दिया था बुजुर्ग व दुर्ग। तो फिर ऐसे इसमें सोशल मीडिया का भी मैं कह सकती हूँ बहुत अधिक महत्व रहा कि वहां से मुझे प्लेटफॉर्म मिला। फिर मैं सारी जगह गई, लिखी। और जो एक कहते हैं ना मोड़ और बदलाव, तो जब मेरा बेटा हुआ, मतलब जब मैं माँ बनी, तो उस समय मैंने कविताएं लिखी। फिर वहां से मैं लगातार सक्रिय हूँ। चलिए, शुरुआत ही आपने बहुत अच्छी की। आप अपनी तरफ से कोई रचनाएं सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, तो जी सुनाइए। जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक
शीर्षक है बुजुर्ग व दुर्ग। घर में ऐसे लगे बुजुर्ग जैसे शहर में दुर्ग। क्या बात। घर में ऐसे लगे बुजुर्ग जैसे शहर में दुर्ग, अटल अविचल विशाल, ऐसे ही बुजुर्ग होते उसूलों की मिसाल। दुर्ग शहर की तो बुजुर्ग घराने की शान, दोनों का ही महफूज रखना है काम। दुर्ग इतिहास की धरोहर, बुजुर्ग घर की रौनक, दोनों ही समेटे अपने में कई अनुभव। दुर्ग के दिल नहीं होता इसलिए खंडर होने का दर्द नहीं होता, बुजुर्ग का दिल है इसलिए घर के बवंडर से व्याकुल है। राजा की फतेह दुर्ग का अहम और संतान की फतेह बुजुर्ग का अहम। घर में ऐसे लगे बुजुर्ग। दुर्ग को देखने आए देशी विदेशी सैलानी, पर बुजुर्ग को कोई नहीं देखता, ये है हैरानी। यहाँ दुर्ग कहलाता है राष्ट्रीय संपदा और बुजुर्ग रह रहे वृद्धाश्रमों में यह है विपदा। घर में ऐसे लगे बुजुर्ग। शुक्रिया। शुक्रिया। निशा जी, आप भी हमें साझा कीजिए हमारी श्रोताओं से आपकी कुछ पंक्तियां जो आपने रचना करी है। मैं आपको, मेरी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो दिसंबर का महीना, क्योंकि दिसंबर का मौसम है, तो मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी क्योंकि ये रचना मुझे भी कहीं बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ दिसंबर का महीना। वो अटके से ठहरे ठहरे से जज्बात, लबों पे रुकते लफ्जों की बंदिश, दिल में खलिश सी तेरी मौजूदगी और उफ ये दिसंबर का महीना। कोहरे की चादर में लिपटे कुछ ख्याल, धुंधल में धुंधलाता सर्द सा तेरा अक्स, बिछुड़े को ढूंढता पागल दिल और उफ ये दिसंबर का महीना। वो कुनमुनी धूप में आंखों से झरते मोती, सर्दी के जब दिन होते हैं हम अक्सर अकेले छत पे कुनकुनी धूप में बैठते हैं, तो उसको मैंने कुछ व्याख्या करी है इसी तरह की। वो कुनमुनी धूप में आंखों से झरते मोती, पलकों के कोरों से सिमटती कुछ आहें, बदन पर लपेटे तेरे खुशबू का लिबास और उफ ये दिसंबर का महीना। तेरी यादों की वो जानलेवा अंगड़ाई, तुझे ही सोचना लिखना और गुनगुनाना। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं और जब हमें कोई प्रेम की पे कोई रचना लिखनी होती है तो हम कुछ इसी तरह का ही सोचना गुनगुनाना लिखना चलता है। तो तेरी यादों की वो जानलेवा अंगड़ाई, तुझे ही सोचना लिखना और गुनगुनाना, चांदनी सी खिलती कमसिन हंसी और उफ ये दिसंबर का महीना। तेरी बातों बातों में आंचल की नरमी, कानों को छूकर निकलता रूहानी स्पर्श, रंगीन हो जाते स्याही के स्याही रंग, उफ ये दिसंबर का महीना। तेरी निगाहों की मीठी सी शरारत, तेरी निगाहों की मीठी सी शरारत, मेरे चेहरे से उलझती जाती सी नजर, फिर तेरा नेह बनकर यूं बरसना, फिर तेरा नेह बनकर यूं बरसना और उफ ये दिसंबर का महीना। तेरा शाम का सूरज बन ढल जाना, तेरा शाम का सूरज बन ढल जाना, मेरा शब भर यूं भटकना सहराओं में, फिर जिस्म तेरी छुअन से जल उठे और उफ ये दिसंबर का महीना। वो बर्फ सी जम जाती सांसें, पिघलती सी ठहरती ठहरी शमा सी मैं, वो बर्फ सी जम जाती सांसें, पिघलती सी ठहरी शमा सी मैं, कप कपाता ठिठुरता सा रोम रोम और उफ ये दिसंबर का महीना। अब आखिरी जो बंद है इस रचना का वो मैं विशेष रूप से समर्पित करूंगी सबको। उसमें मेरी एक बहुत कुछ उम्मीदें हैं, वो मैंने इसमें बयां की हैं। तेरी चाहतों का ओढ़कर आसमान, तेरी चाहतों का ओढ़कर आसमान, अपने अरमानों का सुलगाकर अलाव, अपने अरमानों का सुलगाकर अलाव, सेक लूं वेणी में गुथी हुई कुछ उम्मीदें, सेक लूं वेणी में गुथी हुई कुछ उम्मीदें और उफ ये दिसंबर का महीना। बहुत सुंदर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में सभी के कुछ ना कुछ मुसीबतें, परेशानियां, मुश्किलें आती ही रहती है और उसके बावजूद बंदा वही सिकंदर कहलाता है जो मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल को पा जाता है। तो निशा जी और शिल्पी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके इस सफर में जो लिखने का आपने सफर शुरू करा, क्या उस दौरान भी आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा या जीवन में ऐसा मोड़ आया कि यहाँ हमारे लेखन को विराम मिला, बाद फिर से हमने शुरू किया? विराम तो मुझे अनवरत ऐसा कहीं नहीं लगा। मेरी जो लेखनी है, बल्कि मैं एक खुशनसीब मानूंगी अपने आप को कि मेरी लेखनी, कहते हैं ना शादी के बाद औरत के शौक जो होते हैं, बहुत कम ऐसे घर होते हैं जो कि औरत अगर
लिख रही है या अगर स्त्री कोई काम कर रही है, उसका कोई शौक है गाने का बजाने के अधूरे सपने, तो वो विराम हो जाता है और वो अपने घर परिवार में लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मेरे जो शौक है, चाहे मेरा गाने का शौक है, मैं गाने का भी शौक रखती हूँ, नृत्य का शौक रखती हूँ, मैं लिखने का शौक रखती हूँ, तो मेरे हर चीज को मेरे परिवार ने बहुत सराहा और मुझे इसके लिए मेरे पतिदेव का भी बहुत उत्साहवर्धन मिला। और मेरी लेखनी का, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे भी मैंने कोई प्रोग्राम दिया या कुछ करा या कोई फोटो दिखाई मेरी मदर इन लॉ वगैरह को भी, तो उन्होंने सबने बहुत सराहा, मुझे बहुत इस चीज को अप्रिशिएट किया। अभी तक तो ऐसा रहा नहीं, माँ शारदे की असीम अनुकंपा है, आशीर्वाद है उनका कि मेरा अनवरत चल रहा है सफर। बहुत अच्छी बात है कि भगवान माँ शारदा आपके साथ है और आप निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रही हैं। जी जी। शिल्पी जी, आप थोड़ा बताइए कि आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है? जी, मेरा भी लेखन के क्षेत्र में बहुत सुखद अनुभव रहा है कि शुरू से माँ बाप ने भी स्वतंत्रता दी और शादी के बाद भी मेरे पंखों को परवाज हमेशा ही मिले हैं। जो करना चाहा वो मैं करती हूँ और आज भी कर रही हूँ, और इसके लिए मैं अपने पति का शुक्रिया कहूंगी कि वो खुश भी होते हैं बहुत। और सबसे पहले जब मैं रचना लिखती हूँ तो मेरे सबसे पहले पाठक वही होते हैं। बिल्कुल, वही जो सबसे पहले, जो सबसे करीब होता है उसी को सुनाई जाती है। जी, तो ऐसे ही मेरा जीवन साथी से ज्यादा। उसके बाद तुम कहते ना कि मैं अकेले चला था जनाब, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो जब मैं इस राह में आई तो मालूम चला कि बहुत सारे कवित्री लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, बड़ों का सानिध्य मुझे हमेशा मिला, जिससे मैं दिन ब दिन सीखती रहती हूँ। कुछ और रचनाएं सुनाइए आपकी। हाँ जी बिल्कुल। मेरी रचना का शीर्षक है गलती। गलती आप जानते, कहीं भी जरा सी चूक हो जाए और सारा खेल स्वागत है, तो बस उसी को ध्यान में रख के लिखा था। गलती की गलती जो गल जाती है, कभी वक्त तो कभी हालात के साथ, अधिक वात्सल्य में ये छिप जाती है और जरा सी तकरार में ये उछाली जाती है। क्या बात है। इसे करने के पूर्व व बाद चलता है चिंतन मनन, गलती करने में ही होते नित नए सृजन, गलती ही दिलाती है उपलब्धि, किंतु गलती पर भी लगे होते हैं पहरे, एक दो या अधिक बार हो जाए तो मच जाता है कहर, किंतु इसके बिना सुधार संभव नहीं और निखार संभव नहीं। जो सीखने को आतुर करती, जब ढूंढो इसे तो सदा दूसरे में ही दिखती, जब ढूंढो इसे तो सदा दूसरे में ही दिखती, जो स्वयं में देखते वो बनते महान हस्ती। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इतनी बड़ी चीज को आपने कविता में ढाल दिया और कविता के थ्रू सब कुछ साफ साफ कह दिया। हमारे श्रोताओं को मैं उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी आपकी ये रचना। बहुत खूब। अमनीशा जी, आप भी बताइए आपकी अपनी तरफ से कोई और रचना जो श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहती हैं। मैं एक रचना श्रोताओं के साथ जरूर साझा करूंगी, क्योंकि एक स्त्री हूँ, एक कोना ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए एक विशेष कहना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर वो होता है। और ये रचना मेरी एक वास्तविक स्थिति पे बनी हुई है कि मेरे घर के सामने ही एक स्त्री थी, तो मतलब गर्भिणी थी, तो उनके पीछे पीछे बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे जो है उसके पीछे पीछे मैं उसको सुबह से वॉक करती थी ऊपर छत पे, तो मैं उनको देखती थी सामने से, सुबह सुबह कैसे काम कर रही है, कैसे मटका पानी का नीचे से लेकर आ रही है, कैसे क्या क्या कर रही है। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म तैयार होता जा रहा था मेरे दिमाग में और मैंने ये रचना बनाई और आज ही मेरी रचना को ऑलमोस्ट कई तो अवार्ड मिल चुके हैं और कई लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। गर्भिणी, वो तिल तिल तन मन हार से दौड़ती गर्भिणी, चिंता तुरसी बढ़ता उदर लिए, झेलती चुभते शूल भरे अपनों के ताने, क्योंकि मैं उनकी सासू जी को बैठी हुई देखती थी, सुनती थी सामने से, तो झेलती चुपते शूल भरे अपनों के ताने, भोर प्रथम पहर उठती ढेरों फिकर लिए, भोर प्रथम पहर उठती ढेरों फिकर लिए, एक बच्चा हाथ संभाले एक कांख दबाए, एक बच्चा हाथ संभाले एक कांख दबाए, कुदकती यूं अपनों की चिंता को लिए, कुदकती यूं अपनों की चिंता को लिए, तरा ऊपर तीसरे पर भी रखती पूरी आंख, यानी 3 बच्चे उसके पीछे पीछे हैं, एक को कांख में दबाया है, एक को गोद में लिया हुआ है, लेकिन वो फिर भी तीसरा जो पीछे पल्लू लेके चल रहा है उस पे भी पूरी आंख रखती, कुदकती तरा ऊपर तीसरे पर रखती पूरी आंख, जो चींघता पीछे साड़ी का पल्लू लिए, मतलब उस पे भी माँ की नजर रहती थी, झिल्ली लिपटे मांस लोथड़े की चेतना, गर्भ में जो उसका बच्चा है उसका भी वो ख्याल रख रही है, झिल्ली लिपटे मांस लोथड़े की चेतना, उदर को दुलारती सैकड़ों आशीष दिए, उदर को दुलारती सैकड़ों आशीषें दिए, दिन ब दिन फैली हुई परिधि में संवरती,
यानी उसका आकार बढ़ रहा है। तो दिन ब दिन फैली हुई परिधि में संवरती, विरूप गोलाई में क्षितिज का सूरज लिए, विरूप गोलाई में क्षितिज का सूरज लिए, नए जीवन को स्वयं रक्त से निर्माण करती, नए जीवन का स्वयं रक्त से निर्माण करती, फूले पेट की चौकसी में नींदे कुर्बान किए, फूले पेट की चौकसी में नींदे कुर्बान किए, धमनियों शिराओं से जीवन रस पिलाती, धमनियों शिराओं से जीवन रस पिलाती, नवांगत्व के लिए संस्कारों का लहू ले, क्योंकि माँ के खून से ही संस्कार आते हैं बच्चे में। फुर्सत के क्षणों में, आखिरी बंद पे आप मेरा जो कहना है उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। फुर्सत के क्षणों में ख्यालों के धागों को बुनती, फुर्सत के क्षणों में ख्यालों के धागों को बुनती, थकन से उनिंदी सूजी आंखें हाथ लिए, क्योंकि वो नींद भी पूरी नहीं ले पाती है, दिन भर काम में लगी रहती है, तो थकन से उनिंदी सूजी आंखें हाथ लिए, हृदय स्पंदन ब्रह्मांड से आकार को बढ़ाती, अपनी सांसों से बच्चे को बढ़ा रही है, तो हृदय स्पंदन ब्रह्मांड से आकार को बढ़ाती, संशय के मकड़ जालों की जकड़न लिए, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा एक संशय है। वो संशय क्या है, ये मैं आखिरी लाइन में मैंने बयां किया है। संशय के मकड़ जालों की जकड़न लिए, तीनों आत्मजाओं यानी बेटियों के, तीनों आत्मजाओं के मासूम चेहरे देखती, तीनों आत्मजाओं के मासूम चेहरे देखती, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी गर फिर बेटी हुई उसको लिए, कहाँ जाएगी गर फिर बेटी हुई उसको लिए। बहुत अच्छी रचना लिखी है आपने, और एक महिला की जो मन स्थिति होती है उसका सारा वर्णन आपने अपने शब्दों में कोरे कागज पर उतारा। दोस्तों, कहते हैं ना, कोई भी इंसान पैदाइशी कलाकार नहीं होता है, या कहावत यह भी है कि माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। बिल्कुल। जो सीखना होता है वो हम जीवन के दौरान, जीवन के संघर्ष से और जीवन में उतरने के बाद ही सीखते हैं। कुछ उम्र के साथ, कुछ हुनर के साथ, कुछ अपने हुनर को शुरू से पहचान पाते हैं और कुछ में तो गॉड गिफ्टेड हुनर होता ही है। तो मायूस ना होइए, आप भी अपने हुनर को पहचानिए और हुनर के साथ आगे बढ़िए। देखिएगा आप भी ऊंचाइयों को हासिल कर पाएंगे, उनको छू पाएंगे। तो निशा जी, शिल्पी जी, आप महिला जगत प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, आप हमारी महिला बहनों को प्रोग्राम के अंत में कोई संदेश देना चाहेंगी? जी जरूर। मैं जैसा कि अक्सर मैं महिलाओं के लिए कहती ही आई हूँ, महिलाओं को अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को हमेशा पहचानना चाहिए, उन्हें कभी दबाना नहीं चाहिए। आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को खुद पहचानेंगी, खुद आवाज उठाएंगी, तो आप आगे जिंदगी में बढ़ सकती हैं। अपने शौक, हर एक औरत के अंदर कुछ ना कुछ शौक होता है, हर एक औरत अपने आप में विशेष होती है। आप अपने शौक को दबाइए नहीं, आप अपने शौक को जिंदा रखिए और अपने खुद के लिए भी जिए, क्योंकि आप परिवार के लिए जीती हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो अपने खुद के लिए भी जीवन जिए, अपने शौक को बढ़ाएं, अपना फुर्सत के क्षणों में अपने आप को पहचाने, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को पहचाने, तो आप आगे आने वाले टाइम में आप एक खास मुकाम बना सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो क्योंकि जो मेरा ये मानना है कि खास औरतें होती हैं जो बिल्कुल जिंदगी में बहुत कुछ अलग हटके कर रही हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो अपने आप को पहचानती हैं और अपने एक खास मुकाम हासिल करती हैं। शिल्पी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी के अंदर बैठे हुए ईश्वर को मेरा नमन। सबसे पहले आप यही सोचिए कि सभी के अंदर ईश्वर का वास है, ये सोचते ही हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। मेरी एक पंक्ति भी है कि जिन्हें मंजिल की हसरत हो वो रोके से नहीं रुके, जिन्हें मंजिल की हसरत हो वो रोके से नहीं रुकते, छुपा हो लाख तालों में खजाना ढूंढ लेते हैं, छुपा हो लाख तालों में खजाना ढूंढ लेते हैं। तो अगर आपके अंदर चाह है तो अपने आप रास्ते खुलेंगे और आपको मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा साहस करना है। और अंत में मैं एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हम हमेशा, हम माँ को भी, माता पिता दोनों को ही हम बराबर महत्व देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपने सास ससुर को भी बराबर महत्व देना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों में संस्कार डाल पाएंगे और रिश्तों के बीच मधुरता ला पाएंगे। तो उसी पर मेरी कविता है सास संग्रह। सास संग्रह लिख लूं जिसमें हो सासों की तालीम और गृहस्थी चलाने का सलीका, नाना प्रकार के अचारों की विधियां और चैत्र से लेकर फागुन तक आने वाले त्योहारों की पूजन विधियां, हर बार करूं हर बार भूलूं, इसलिए सास संग्रह लिख। अनेकों पूजन की कहानी, गणगौर, करवा चौथ, बट सावित्री, महालक्ष्मी, आठे अभी अष्टमी, सारी पूजा की कहानी सासू की जुबानी लिख लूं, सास संग्रह लिख लूं। बच्चों की परवरिश कैसे डालती वो संस्कार लिख लूं, उनसे सुने गीत बधाई
अध्याय और मंगल गान लिख लूं। बहुत सुंदर। घर को मंदिर सा सजाना, थोड़े में गुजर करना, सबकी आवो भगत करना, हर चीज को करीने से संवारना लिख लूं। सास संग्रह लिख लूं। बहुत सुंदर। यह संग्रह होगा अनमोल, उम्र के साथ साथ बढ़ेगा इसका मोल, यह बात है मैं रख लूं। सास संग्रह लिख लूं। बहुत सुंदर है। तो समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में पधारी और इतनी अच्छी रचनाएं हमारे साथ साझा की, अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा किया, श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, मोटिवेशनल बातें की और न जाने कितनी सारी रचनाएं हमने सुनी, कितने विषयों से जुड़ी हुई हमने बातें करी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।